अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। जनाब, कौमी सलामती का अहम इजलास जारी है और पार्लिमानी लीडरशिप और मुल्क के इदारों के सरबराहान इस अक्सर जोड़ कर बैठे हैं और बड़ा अहम ये इजलास। इससे जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आपसे भी शेयर करते रहेंगे, लेकिन इसी से ताल्लुक़ रखने वाला एक टॉपिक जो हम प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं, अफ़गान अमन अमल और ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौज का इनखला। इससे मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बड़ा दो टोक बयान दिया कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर। वो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान है वो अमन में तो शराकतदार हो सकता है अमेरिका का, लेकिन तनाज़ात या जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के शराकतदार होंगे, वहाँ पर पसंद की हुकूमत चाहते हैं, ना ही स्ट्रेटेजिक गहराई के जो मामलात हैं उसमें हम लोग मुदाखलत चाहते हैं, क्योंकि माजी को अगर देखा जाए तो जब ताउन हमने किया तो उसमें तारीफ नहीं मिली बल्कि इल्ज़ामात ही लगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बयान देते हैं और उसके बाद हमने बड़ी दफ़ा इसको डिस्कस भी किया है कि अमेरिका का पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे की ख्वाहिश का इजहार करना और पाकिस्तान का उसके ऊपर दो टोक जवाब देना, तो क्या पाकिस्तान को इस सूरत हाल में सख्त अपना रद्द-ए-अमल रखना चाहिए या फिर पाकिस्तान का क्या इसके ऊपर स्टांस होना चाहिए? अहम मीटिंग जारी है, लेकिन अपने एनालिस्ट से हम उनकी राय जानना चाहते हैं। आज फुल हाउस है, पैनल का तारुफ करवा दूं। बुनियादी सवाल हमारा यही कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ओपन ऑप्शन है सबके पास। इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, रीमा उमर साहबा, शहजाद इकबाल साहब और महमद सरफराज साहब हमें ज्वाइन करें। पहले जरा सबके आंसर्स क्लियर कर लेते हैं, वन लाइन ऑप्शन सबसे लेते हैं और फिर तफसीली जवाब। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका जवाब जानना चाहेंगे। मैडम शेख, पाकिस्तान को वही कुछ करना चाहिए जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है या जो पाकिस्तान इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है। मतलब डू मोर के घुंघरू बांध कर अब नहीं नाचना हमने, मतलब नो डू मोर, मतलब नो गुलामी। और मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान या हुकूमत इस मामले पर यू टर्न ना ले। इस मेरी ख्वाहिश है कि इस मामले पर इमरान खान साहब यू टर्न ना लें। यू टर्न ना लें, आपकी ऑप्शन आ गई, नो डू मोर। रीमा उमर साहिबा, आप क्या समझती हैं? जी रीना, बिल्कुल मेरा भी यही जवाब है। फ़िलहाल जो बात वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, बहुत क्लियर है कि वो एटलीस्ट बेसिस पे कोई निगोसिएशन नहीं करेंगे। लेट्स सी आगे यू टर्न होता है नहीं होता, लेकिन और मामलात जो हैं उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ऑपोजिशन को, पार्लियामेंट को साथ लेके चलना चाहिए। ये एक चीज़ है जो बेहतर हो सकती है। ऑपोजिशन और पार्लियामेंट को साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो स्टांस अभी तक अपनाया हुआ है वो आपको दुरुस्त लगता है। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय? जी, मेरे ख्याल से आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारा क्या मौक़िफ़ सख्त होना चाहिए। बात सख्त और नरम मौक़िफ़ की नहीं है, बात इसकी है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। और 20 साल का जो हमारा तजुर्बा रहा है उससे यही हमने सीखा है कि बेसिस देने से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो मेरे ख्याल से ये जो मौक़िफ़ है इस वक्त रियासत का, वो दुरुस्त है कि हमें बेसिस नहीं देने चाहिए अमेरिका को, हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए अफगानिस्तान में। और दूसरा, रीमा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्लियामेंट अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चलें। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इस मौक़िफ़ पे साथ ही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ नहीं हो। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि आज जो इजलास हो रहा है इसमें वज़ीर आज़म शामिल नहीं है, लेकिन महमल, पहले आपकी ऑप्शन जानना चाहती हूँ। जी रीना, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने अपने इंटरेस्ट भी देखने हैं, हमने ये भी देखना है कि इसका कोई इस तरह की पॉलिसीज़ का कोई बैकलैश ना आए। तो इसलिए बिल्कुल दुरुस्त इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने जो लिया हुआ है। और वही मैं रीमा और शहजाद की बात में हाँ मिलाऊंगी कि एक कंसेंसस ज़रूर बनानी चाहिए। और आज की जो इन कैमरा ब्रीफिंग आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी सूरत हाल से रिलेटेड। ओके, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। देखिए जी, मेरा जवाब भी वही है कि ना पाकिस्तान को अड्डे देने चाहिए, ना अड्डे देना अफोर्ड कर सकता है। बाकी बात जो भट्टी साहब ने की है और बाकी कुलीग्स ने की है कि आप इस मौके पे अब डटे रहें। इसके पीछे क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने एब्सोल्युटली नॉट के जो रिस्पॉन्स देखा है वो हमंगस था। पूरी कौम जो है वो बिल्कुल अपबीट थी और बहुत खुश थी। तो आया वज़ीर आज़म, क्योंकि हमेशा एक उनकी ज़िंदगी में पॉपुलैरिटी और क्रिस्मा जो है उनके पार्ट एंड पार्सल पर्सनैलिटी का, तो आया उसके ऊपर ड्रम बीटिंग कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि नहीं, वो डटे हुए हैं कि उनका 15-20 साल से मौका बड़ा कंसिस्टेंट था और बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी आगे आप बात करेंगे तो पूछेंगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, फिर हम बात कर लेंगे।
डटे रहो इमरान खान कह रहे हैं न्याजी साहब। मजहर अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं? जी देखिए, हमारी अपनी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। इस्लामाबाद में खारजा पॉलिसी बननी चाहिए, वाशिंगटन में खारजा पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। हमारा 74 साल की तारीख के जो है बड़ी अफसोसनाक है अगर हम पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से देखें। तो पाकिस्तान स्पेसिफिक खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, ना सख्त ना नरम। पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो सबसे मुकद्दम होना चाहिए। ठीक है जी भट्टी साहब, लेकिन ये बताएं कि बात तो सब ये कह रहे हैं नो डू मोर, क्या पाकिस्तान उस प्रेशर को संभाल पाएगा जो मुमकिन तौर पर आ सकता है? क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है इकोनॉमिकली भी और दीगर सैंक्शंस में भी या प्रेशर में भी? मैडम शेख, बहुत अच्छा सवाल है और ये वक्त की ज़रूरत है। हम भूखे नंगे लोग हैं, कौम हैं, हमारे कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, कर्ज़ों का सूद देने के काबिल नहीं है, मईशत डामाडोल है, अंदरूनी तौर पर हम आंगी नहीं हैं सियासी तौर पर, और बैरूनी तौर पर हम बहुत ज़्यादा कोई हमारे साथ पूरी दुनिया नहीं है। लेकिन हमें अमेरिका से लड़ना नहीं है, हमें अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हमें अमेरिका को से कोई किसी बॉक्सिंग का मैच नहीं है। ये मफादात की जंग है। इसमें अब आपको क्लियर करना होगा कि आप चीन के साथ हैं, नए ब्लॉक में हैं, या अमेरिका के साथ हैं। जब 1971 में 7वें बैरी बेड़े से लेकर फैटफ तक अमेरिका ने क्या किया है? आपको 32 अरब डॉलर कहते हैं हमने दिए हैं, 32 अरब डॉलर, लेकिन खरबों का नुकसान हो गया। 70-75 हजार हमारी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चूज करना होगा। ये वजीर आजम इमरान खान ने भी आज कहा है, कहते हैं वो बड़ा अनफेयर है ये कहना अमेरिका का या आलमी ताकतों का कि पाकिस्तान चूज करे किसी और मुल्क से या फिर अमेरिका को। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों देखिए पहली बात ये कदमों पे तो खड़े हो ना, मसाइल तब हल होंगे, बात आगे तब बढ़ेगी। आप तो कह रहे हैं ना पाकिस्तान को चूज करना चाहिए, नहीं कि उनके साथ जाना चाहिए जहां आपके ज्यादा मफादात हैं, या जहां डू मोर नहीं है, जहां वादा खिलाफी नहीं है, जहां चीटिंग नहीं है, जहां आका और गुलाम का रिश्ता नहीं है, बराबरी का रिश्ता रखें। और कम से कम अपनी, अगर आप कहते हैं कि हम आजाद और खुद मुख्तार कौम है, तो आजाद और खुद मुख्तार कौम बनकर दिखाएं, ना लड़ें। अच्छा, मैं इसी के ऊपर शहजाद का मौक़िफ़ लेना चाहती हूं। शहजाद कि पाकिस्तान की शहजाद IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। ठीक है, फैटफ के मामलात, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात, दीगर इकोनॉमिक हमारे मामलात, क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इस चीज़ का? क्या प्रेशर आएगा, उसको हैंडल कर पाएंगे? देखिए, ये जो आलमी इदारे हैं, बिलखसूस वर्ल्ड बैंक, उस पर तो अमेरिका का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। IMF पर भी होता है लेकिन उतना नहीं है जितना वर्ल्ड बैंक पर होता है। तो ये यकीनन एक वरिंग साइन तो होगा पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अमेरिका को आउटराइट रिजेक्ट कर दें कि हम बेसिस नहीं देंगे, और अमेरिका कोई और सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकता इसका। तो जाहिर सी बात है, आइंदा आने वाले सालों में तो हम ये बात कर रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान में अगर कोई सिविल वॉर वाली कंडीशन होती है तो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाएगा, लेकिन जो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकता है वो IMF के ऊपर भी हो सकता है। हम अभी IMF के प्लान में जरूर है, लेकिन हमने उनकी शराइत मानने से मना कर दिया है, जो टैक्स के हवाले से भी है और इसके अलावा जो पावर टैरिफ के हवाले से है। तो हम उनसे नेगोशिएटिंग फेज में, तो अमेरिका का एक असर जरूर है। दूसरा फैटफ का मामला है, 27 में से 26 जो पॉइंट्स थे एक्शन प्लान के, हम उस पर अमल दरामद कर चुके हैं। लेकिन आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात सुनी है, आपने दीगर रहनुमाओं की बात सुनी है कि इतना टेक्निकली उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद हम फैटफ में ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका जरूर होता है। और आइडियल सिनेरियो तो ये होता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने बेनिफिट का सोचता, अपने वफादात का सोचता, और अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखता, चाइना से भी बना के रखता। लेकिन जो चाइना और अमेरिका अब एक कोल्ड वॉर फेज में एंटर हो रहे हैं, वहां पे ये मुमकिन शायद ना हो पाकिस्तान के लिए कि दोनों से बराबरी के सतह पे ताल्लुकात रखे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट अमेरिका पे भी होता है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम चाइना पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो और जब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो बैलेंस क्रिएट करना। आइडियली हम करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें, चले पड़ोसी मुल्क भारत को ही देख लेते हैं, महमल, वहाँ पर भी आज के खास तौर पे वजीर आजम के बयान के बाद ये तासुर जा रहा है, ये हेडलाइंस बनी हुई हैं कि जी चाइना से कुर्बतें हो गई, अमेरिका को बाय बाय कह दिया। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को चूज करना होगा और पाकिस्तान इस पोजीशन में ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा?
देखिए अलीना, चूज़ तो नहीं करना होगा, क्योंकि देखिए चाइना के साथ एक तो हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, दूसरा ये कि हमारी दोस्ती, और हम अभी सीपैक का भी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी है और भी चीज़ें। और चाइना अभी जो चाइनीज़ जर्नलिस्ट को जो वज़ीर आज़म साहब ने इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात की थी कि ये हमें अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ हमसे ये साइड्स चूज़ करने के लिए ना कहें, तो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जहाँ तक जो अमेरिका के बारे में और वॉर ऑन टेरर और इस सब के बारे में शायद हेडलाइंस उससे उनकी कल की स्पीच से रिलेटेड है, वो तो देखिए वज़ीर आज़म साहब की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, वो आज से नहीं है। वो ड्रोन्स के ऊपर भी, वो वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी, वो अमेरिका को बेसिस देने के ऊपर भी, तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को जोड़ना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल एक अलहदा बात है। और जहाँ तक बेसिस देने और ये सब है, देखिए इसमें जिस तरह अभी शहजाद ने भी बात की, आपने भी बात की, फैटफ, IMF का एक प्रेशर, फिर और भी जो है इसके अंदर एक क्या खाली डिसीजन मेकर, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी इसके अंदर, फिर जो है वहाँ के हालात क्या अफगानिस्तान के बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप कि हम अपने इसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी एक हम ही इसी के ऊपर कायम और जवाब भी एक ही है। ठीक है, चूंकि हमारे आज पूरे पैनल का जवाब भी एक ही है, ऑप्शन भी एक ही तकरीबन। मजहर अब्बास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मजहर साहब, अफगानिस्तान की सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो पाकिस्तान के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हमें देखना है। देखिए अमेरिकन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसने माजी में यहाँ बहुत सा काम किया है। अब वो उसकी क्या उसके क्या ताल्लुकात रहेंगे, उसमें किस हद तक कोऑर्डिनेशन रहेगी, या जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है ये देखना बड़ा जरूरी है। ये सिचुएशन तो ना आ जाए, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, खासतौर पे अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से बचाने के लिए। यकीनन। और आज का इजलास उससे मुतालिक निहायत अहम। रीमा जी अलीना, मुझे थोड़ी सी हैरत होती है जब हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो रिश्ता है वो बराबरी पे है। मुझे तो नहीं लगता। उसके अंदर भी एक पावर डिफरेंस है जो बहुत वाजे है, लेकिन हमने एक मिथ बनाई हुई है कि ये जो है ये बराबरी पे है। दूसरी बात, जो प्रेशर आप कह रही हैं अमेरिका की तरफ से आएगा, IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से आएगा, दूसरी तरफ का प्रेशर भी तो है ना, हमारा इंटरनल प्रेशर है, अफगान तालिबान की तरफ से प्रेशर है, चाइना ईरान का प्रेशर है। तो ये एक तरफा प्रेशर नहीं है। तो पाकिस्तान को आप प्रिंसिपली अगर छोड़ भी दें कि बेसिस देनी चाहिए या नहीं, इवन प्रेशर मैनेजमेंट जो है वो दोनों तरफ से है, वो सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफ से प्रेशर है दूसरी तरफ से कुछ नहीं। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो बेसिस है वो एक शायद हिस्सा है इन नेगोशिएशंस का, और भी बहुत कुछ है जो पाकिस्तान अमेरिका को ऑफर कर सकता है और अमेरिका पाकिस्तान से मांग सकता है। उस पे क्या बनता है, क्या अग्री होता है, मुझे उम्मीद है कि वो ट्रांसपेरेंट हो और हमें कई तिहाइयों बाद कोई अमेरिका के जब रिकॉर्ड्स हैं वो ओपन होते हैं, उससे ना पता चले कि पाकिस्तान ने क्या अग्री किया था। जो भी हो वो ट्रांसपेरेंट हो। एक जुमला अलीना अगर कहने की इजाजत दो। ठीक है जी 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 अलीना, हाँ, एक जो बात कल वजीर आजम ने की है कि हम जंग में उनके अलाय भी थे, लेकिन हमसे डू मोर का मुतालबा भी किया जाता था, हम पे इल्जाम भी लगता था। देखिए हमें कुछ तल्ख हकायक को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये जंग 2002-2003 के बाद शुरू हुई, जब हमने वजीरिस्तान में अपने फौजी भी भेजे और उसके बाद बेसिस भी हमने दिए। लेकिन ये बात हमें माननी चाहिए कि 2014 जब कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ और जब APS का मामला हुआ, उससे पहले हमारी कौम, हमारी लीडरशिप इस पर डिवाइडेड थी कि गुड तालिबान कौन है, बैड तालिबान कौन है। इवन जो TTP थी उसके खिलाफ मुज़ाकरात होने हैं, उनसे मुज़ाकरात होने हैं या उनके खिलाफ एक्शन लेना है। वजीर आजम ने यह भी कहा था कि उनके दफातर खोले जाए पाकिस्तान में TTP के, ताकि उनसे मुज़ाकरात हो सके, जैसे तालिबान के लिए कतर में खोले गए हैं। तो हम बहैसियत कौम 10-12 साल तक इस कंफ्यूजन में रहे हैं कि ये जंग हमारी है या अमेरिका की है। हाँ। और हम गुड और बैड तालिबान में तफरीक करते थे, हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात या उनको मारने पे तफरीक करते थे। ठीक है, जिस वजह से ये मुतालबा बार बार होता था, डू मोर। और आप ये समझते हैं जैसे शहजाद कह रहे हैं कि ये खुशाइंद है, एटलीस्ट वो कंफ्यूजन दूर हो गई है? देखिए मेरा ख्याल है कंफ्यूजन तो कभी भी नहीं था, और ये जरूर था कि वो कहते हैं ना, ये एक्सप्रेशन है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। पाकिस्तान जो है ये काम कर रहा था। गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक ये थी कि कोई तालिबान हमारे थे और कोई तालिबान हमारे मुखालिफ खड़े किए गए थे। और वो कहते हैं कि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। जिस तरीके से वो जिंदा रहना चाहते थे अमरीकी वहाँ पे, उसी तरीके से पाकिस्तानी जिंदा रहना चाहते थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान सफर कर रहा था वो भी सफर कर रहे थे। अब ये है कि पहली बात तो यह है कि अमेरिका वहाँ पे आया क्यों। अमेरिका वहाँ पे, मैं तो कभी इस चीज़ को बाय नहीं किया कि वो कोई 9/11 हुआ और उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक्स हुए और फिर ये हुआ। मुझे तो ये था कि क्योंकि सोल सुपर पावर थी
और वो न्यू अमेरिकन सेंचुरी 21st सेंचुरी को बना रहे थे, तो उन्होंने न्याजी साहब क्योंकि आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, मैं चाहती हूँ एक जुमला हम शहजाद से ले लें इससे मुतालिक और फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। शहजाद, न्याजी साहब समझते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं थी पहले पाकिस्तान की पॉलिसी में इससे मुतालिक? 100% कंफ्यूजन थी और हम इस पे काफी मर्तबा बहस कर चुके हैं। यहाँ से कमिटीज बनाई गई थी कि कौन मुज़ाकरात करेगा कौन नहीं करेगा, और मैंने अभी आपको मिसाल दी कि ये कतर में जिस तरह कतर के दफातर खोले गए हैं, पाकिस्तान में दफातर खोलने की बात हो रही थी, उसी टीटीपी के खिलाफ बाद में आपने एक फुल फ्लैज ऑपरेशन किया, उसके बाद कोई मुज़ाकरात की बात नहीं करता था। तो मेरे ख्याल से 3 चीजों में वाज़ेह कंफ्यूजन थी कि जंग अमेरिका की जंग है या हमारी जंग है, क्या गुड तालिबान और बैड तालिबान में फर्क करना चाहिए, और जो दहशतगर्द है उनसे मुज़ाकरात के जरिए उनसे मुज़ाकरात करने से जवाब ले लेते हैं। मेरे ख्याल से बड़े वाज़ेह तौर पे ये 10-12 साल कंफ्यूजन रही है हमारी। और देखें, बात ये कि ज़ाहिर है कि ये शहजाद साहब की ओपिनियन है, मैं इसके एहतराम करता हूँ कि देखें हमारे इंटरेस्ट क्या थे। हम ये गुड तालिबान बैड तालिबान की टर्म्स तो मेरे लिए है ही रबिश। मैंने कहा जी पाकिस्तान जो है रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। हम तो फिर आप वही बात कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं ना। बात करो, देखें यहाँ पे फर्ज का मीरन शाह के अंदर हकानी नेटवर्क था या हकानी नेटवर्क जो था बाराखू में था, हमें ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि मेरे अपने मुफाद के खिलाफ जाती है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट है, मैं बहुत सारी बातें यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं नहीं सब करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, हमने बेहतरीन काम ये बात शेख रशीद साहब ने भी अभी कही है। जी शहजाद, जी शहजाद, जो न्याजी साहब कह रहे हैं, मैं मेरे ख्याल से उसी तरफ इशारा कर रहा था। वो कह रहे हैं कि ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली बात रबिश थी। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये बातें लीडरशिप की तरफ से ही आ रही थी ना, जिस पे डिबेट होती थी कौम में। ओके, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, उसके बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कुछ चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनके सवालात का जवाब दिया और वज़ीर आज़म ने इसी इज़हार ख़याल के दौरान बड़ी तारीफ़ की जो चाइना में कम्युनिस्ट निज़ाम है उसका। उन्होंने कहा जी एक मुनफरिद मॉडल है और जिस तरह से यूनिक गवर्नेंस का इनका सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक होने, ऑल्दो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन इससे जो नताइज हासिल होते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो एक्चुअली बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर इसने परफॉर्म किया है। तो हमने यही पूछना है अपने एनालिस्ट से कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कहते हैं कि जनाब ये एक ऐसा निज़ाम है जिसने तमाम मगरबी जमहूरियतों को मात दी है, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं? पहले ज़रा ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं अपने सारे एनालिस्ट से। शहजाद इकबाल साहब। जी, मुझे नहीं लगता उनका बयान दुरुस्त है। चाइना का एक मॉडल है जो कि दुनिया में बहुत मेरे ख्याल से जहाँ पे भी आप देखें वन मैन रूल रहा है 20-25 साल। उन ममालिक का क्या हाल हुआ है, चाइना अगर कामयाब हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ ये पॉलिटिकल मॉडल नहीं है उनका, बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी तरक्की की उन्होंने। ये कंक्लूजन मेरे ख्याल से ड्रॉ करना सिर्फ कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम है जिसकी वजह से वो तरक्की किया है, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। यूरोपियन ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि जहाँ डेमोक्रेसी है उन्होंने भी बड़ी तरक्की की है। रीमा से उनका ऑप्शन जान लेते हैं। रीमा। मेलिना, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 2 वजूहात हैं। नंबर 1, आप तरक्की को सिर्फ जीडीपी और पॉवर्टी के ऊपर जज नहीं कर सकते, उसके और भी इंडिकेटर्स होते हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है वो चाइना के सक्सेस को सही तरह समझ ही नहीं सके क्योंकि फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके डेवलपमेंट को, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल नहीं है, उसमें और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, महमल। नहीं अलीना, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि 2-3 इसके अंदर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो क्या ये ज़रूर बात दुरुस्त है कि जो उन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़रूर कम्युनिस्ट पार्टी का एक निज़ाम का और उसका हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ ज़रा वज़ीर आज़म साहब जो है शायद उसकी जो अल्टरनेटिव की बात जो कर रहे थे कि हमें बताया जाता है कि मगरबी जमहूरियत के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आज से 20-25 साल पहले तक सोवियत यूनियन का भी मॉडल था और भी इस तरह के मॉडल थे। और खैर चाइना के अंदर जो सीपीसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और इसकी क्या सक्सेस है, इसके पीछे एक पूरा एक इनकलाब है, इसके पीछे एक कल्चरल रेवोल्यूशन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, बहुत सारे मुहर्रकात हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो चाइना का निज़ाम है वो चाइना में तो शायद ठीक रहे, क्या वो पाकिस्तान के लिए या बाकी ममालिक के लिए वो ठीक हो सकता है? मैं उसकी डिटेल्स में बाद में जाऊँगी कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हमने दुनिया में देखी भी हैं। तो ये बयान दुरुस्त है और मेरे जी ठीक है। इरशाद भट्टी साहब।
जी, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त है, मैं सही मानता हूँ इसको। इसकी वजह यह है कि चाइना ने पिछले कहाँ से चला, हमारे बाद आज़ाद हुआ, और कहाँ से चला और कहाँ जा पहुँचा। मान लिया मसाइल हैं, एक तो जो उनके सिस्टम में मसाइल हैं, इंसानी हकूक़ होंगे और बड़े होंगे, इज़हार आज़ादी इज़हार राय होगा बहुत, लेकिन बहुत इससे ज़्यादा प्लस पॉइंट्स भी हैं। आज चाइना को अमेरिका से बड़ी सुपर ताकत कुछ ममालिक मान रहे हैं और कुछ चंद साल बाद मान लेंगे। तो ये आपके पास आज़ादी इज़हार राय हो, आपके पास सो कॉल्ड एक किस्म की डमी किस्म की 2 नंबर जमहूरियत हो, मगर पेट खाली हो और घर में भूख नाच रही हो, अस्पताल ना हो, स्कूल ना हो, तो आप क्या करेंगे? इनका अचार डालेंगे? क्या करेंगे? बुनियादी बेसिक ये कि आपके बुनियादी इंसानी हकूक जो मुतासर हो रहे हैं। आपका आंसर नोटेड, आपका आंसर नोटेड नियाजी साहब। देखें जी, बात यह है कि ये जो बात वज़ीर आज़म साहब ने कही है, अगर मैं इसको कोई पोलाइटेस्ट वर्ड यूज करूं, कोई इग्नोरेंट कर सकता है, नाबल्द कर सकता है, लाइम कर सकता है, इसके अलावा जितने लफ्ज हो बड़े सख्त हो जाएंगे। इग्नोरेंट कर सकता है जो सिस्टम के बारे में हो, जो नाबल्द होता है, जो लाइल्म होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया की जो 20 बड़ी इकॉनमीज हैं, जो जब इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर कॉमन चीज क्या है? जमहूरियत नो, बादशाहत नो, आया कम्युनिस्ट रूल नो, सेमाई जमहूरियत नो। एक चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जियो के प्रोग्राम के अंदर मैं जब से बैठा हूं सर कपा के कि एक ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क होने में कि इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम नहीं मिला। कौन सा इमरान खान साहब को पाकिस्तान की तारीख नहीं पता, अपने 12 निजाम ट्राई किए हुए हैं, लेकिन कितना एक सियासी इस्तेकाम चाहिए सर? कितना एक सियासी इस्तेकाम चाहिए? मैं आपको ये बता रहा हूं, सियासी इस्तेकाम चाहिए। ये नारे हैं, ये मैं अपने भाई से बसद एहतराम, ये सिर्फ नारे हैं, ये सिर्फ बातें हैं। ये हमें खाली ख्याल और खाली पुलाव पका के खिलाए जाते हैं। जमहूरियत लाओ, फलाना चीज लाओ, फलाना चीज लाओ। किया क्या है? जो 30 साल है उसमें किया क्या है? अपनी जातों के अलावा, अपनी जायदादों के अलावा, अपनी औलादों के अलावा क्या किया है? लूटमार की है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें उन्होंने करप्ट लोगों को अकाउंटेबल किया, उन्होंने अपना सिस्टम सीधा किया। जो अफीमी और चरसी कौम थी वो तरक्की की राह पर आ गई। न्याय साहब की बात सुन ले भाई साहब। लगाएं, ये जो आप फरमा रहे हैं, यही माल तो बिकता है, बेस्ट इंटरेस्ट है, यही मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बुलवाक तैयार किया गया है कि किसी चीज का बताओ। मैं यही बता रहा हूं कि जो 20 बड़े मॉडल हैं, मुल्क कामयाब मुल्क है, चाइना सिर्फ नहीं है, इंडिया भी है, सऊदी अरब भी है, वहां यूरोप भी है, सारे कामयाब मुल्क हैं। एक चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तुर्की को देख लें, 2002 का तुर्की देखें अगर ये जाता रहे, और आज तुर्की देख लें, 20 साल उर्दुगान ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है। कैश रिच कंट्रीज हैं, इंडिया 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जी भट्टी साहब, देने के लिए तुर्की का जो हाल है, जिन बुनियादों पर आप चीन को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिन बुनियादों पर आप चीन को रिजेक्ट कर रहे हैं तुर्की में, वही तो सारे मसाइल हैं तुर्की में। भट्टी साहब, आप क्या चाहते हैं? वही तो सारे मसाइल है, आजादी इज़हार राय, फलाना। भट्टी साहब, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सिर्फ मैं चाहता हूं आप भट्टी नहीं, आप भट्टी साहब पाकिस्तान में क्या चाहते हैं कि वन पार्टी सिस्टम आगे पूछ रही है। आप चाहते हैं चाइना की तरह नहीं, आप चाहते हैं चाइना की तरह वन पार्टी मकान के बगैर कोई निजाम कबूल नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुने। आप इधर क्या चाहते हैं? वन पार्टी सिस्टम। आपको पता है कि चाइना, मैं कहता हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, आपको पता है कि चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम कैसे आया, कितनी ब्लडी रेवोल्यूशन थी, असल कुछ दे दो, मगर मेरे हकूक दो। कितनी बड़ी सिविल वॉर हुई, मुझे कोई स्कूल में नहीं पढ़ा। फिर आपको एक और चीज उसके मुहर्रकात का नहीं पता। भट्टी साहब, एक खानदानों की मौजें लगी। नहीं, आपको खानदानों की मौजें लगी। आप गलत बात कर रहे हैं। आपको उसके मुहर्रकात। मज़हर अब्बास साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं। मेहमान न्याजी साहब, भट्टी साहब, पाकिस्तान उसका शेर नहीं है, चाइना क्या करोगे इस जमहूरियत को? मैं बाद में मज़हर साहब का क्या करोगे इस आजादी इज़हार राय को, 2-3 चीजें जिसमें सिर्फ आजादी इज़हार
राय होगा, साहब कोई भी ना कुछ बिल्कुल सुनता वैसी है। बात अगर कर एक रहे सवाल हैं। करने का मौका मिल जाए प्लीज। जो मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन है यहाँ पर कि हम कैसा निजाम चाहते हैं, क्या हम सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी चाहते हैं, क्या हम सऊदी निजाम चाहते हैं, सुन हम ले चाइनीज महमल की बात। निजाम चाहते हैं, वो कुछ भी आप कोई भी नहीं, निजाम दे भट्टी दो, साहब कोई एक भी सेकंड निजाम दे दो, न्याजी जिसमें साहब, महमल महमल की बात मकान सुन ले, दो। क्या न्याजी आपको साहब, पता है रुक कि जाएं, महमल की बात सुन ले। पाकिस्तान जैसे एक एथनिकली डाइवर्स मुआशरे के अंदर क्या वन पार्टी सिस्टम चल सकता है? ये युगोस्लाविया में एक चीज जो है फेल हो चुकी है, वो बड़ी वैलिड एग्जांपल है। वन पार्टी सिस्टम वजीर आजम साहब बता दें वो चाहते क्या है? वो सऊदी निजाम चाहते हैं, वो चाइनीज निजाम चाहते हैं, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो अथॉरिटेरियनिज्म चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? आप भी कंफ्यूज हैं। आप भी बता दें आप भी क्या चाहते हैं, क्योंकि आप कभी किसी सिस्टम से खुश नहीं लगते। आपको खासतौर पर जमहूरियत पता नहीं क्यों बहुत बुरी लगती है, आपको आजादी इज़हार राय बहुत बुरा लगता है, आपको ह्यूमन राइट्स बहुत बुरा लगता है, आपको जो है बाकी इंडिकेटर सिवाय ग्रोथ और खाली ह्यूमन राइट्स नहीं, रोटी कपड़ा मकान भी, ग्रोथ सिर्फ खाली कुछ भी नहीं, रोटी कपड़ा मकान भी दो। नहीं भट्टी साहब अजीब बात है। क्यों खाली, क्या करोगे इंसानी हकूक? आज भट्टी साहब को जवाब देने का मौका देते, भट्टी साहब को जवाब देने का मौका देते, उनको अचार डालना है। भट्टी साहब, बुनियादी तौर पे बात यह है मैडम शेख, बुनियादी तौर पे बात यह है, कोई भी निजाम हो, कोई ले आओ, असल डिक्टेटरशिप ले आओ, असल जमहूरियत, ये जमहूरियत है जो हमारे यहाँ राइज है। चंद खानदान, करप्ट खानदान हुक्मरानियां कर रहे हैं, तबाही फेर दी उन्होंने मुल्क की, गुर्बत से नीचे चले गए हैं, कहीं कोई चैन की बांसी, कहीं कुछ नहीं है। आजादी, इज़हार राय, जमहूरियत, इंसानी हकूक, इन गुब्बारों से मत बनाओ मुझे मेरे बुनियादी हकूक दो, मुझे मेरे बुनियादी हकूक दो। 70 साल से डिक्टेटरों ने भी नहीं दिए, सिविलियन वालों ने भी नहीं दिए। कुछ समझ नहीं आ रही। रीमा भी कुछ कहना चाह रही है जी। भट्टी साहब बाकी सबका पॉइंट सुन लीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, जैसे मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट जी। रीमा, अलीना एक बात क्लियर नहीं करने दे, ये बार-बार एक बात मैं आती हूँ, ऐसा मैं आती हूँ, बाकियों का पॉइंट भी ले लो जी। रीमा जी, अलीना भट्टी साहब की जो पूरी अभी बात थी, इमरान खान साहब ने कंपेयर किया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को चाइना के एक तरह से अथॉरिटेरियन सिंगल पार्टी रूल से। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं की, उन्होंने सिस्टम्स की बात की है। तो अगर हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं तो इमरान खान साहब की जो बात है उस पे करते हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से एक बिल्कुल फर्क मुल्क है, वो ज्यादातर होमोजेनस मुल्क है। 90% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो एक तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की आबादी, मगर चीन रोटी कपड़ा मकान तो दे रहा है। 70 करोड़ को गुर्बत से निकाला है। हमने अगर चाइना से 70 करोड़ को कुछ गुर्बत से सीखना निकाला है तो वो ये है कि आपका जो भी निजाम होना चाहिए वो इंडिजिनस होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कोई निजाम भी ले आए, मुझे चीन के, तुर्की के, यूरोप के, अमेरिका के, बर्तानिया के निजामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉब्लम ये है कोई ऐसा निजाम लाओ जिसमें बुनियादी हकूक मिले। आप चाइना जाएं या उनके सहाफियों से बात करें तो वहां का निजाम सबसे बेहतरीन है। हमने पाकिस्तान के हकायक सामने रखने हैं। आखिरी बात, मुझे एक सवाल करने का मौका जिन्होंने भी चाइना पे काम किया है, चाइना की डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की है, उनके जो जवाब है ना कि चाइना ने क्यों तरक्की की है इन 2-3 पॉवर्टी रिडक्शन और जीडीपी ग्रोथ में, वो वजीर आजम साहब को पसंद नहीं आएंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को फ्लेक्सिबल बनाया है। वहां पे जिसको हम करप्शन कहते हैं वो हुई है, जो पाकिस्तान में जिसको हम हर रोज वजीर आजम साहब कंडेम करते हैं वो हुआ है वहां पे। ठीक है, है, अगर आपने चाइना के मैं चाहती हूँ मजहर अब्बास साहब को, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से नहीं हुआ। मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल उसके पीछे, ठीक है भाई, किसी वजह से हुआ तो है। आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ले लो, उसके बाद भट्टी साहब मैं आपके पास आती हूं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, नैब बंद कर दें, क्योंकि जब से वहां पे इस तरह की अकाउंटेबिलिटी हुई है, वहां पे यूरोप लाए, मगरब लाए, अमेरिका लाए, बर्तानिया लाए, तुर्की लाए, मगर कुछ चीज लाए, ये नहीं चलने वाला। ये जो निजाम है ओके जी, भट्टी साहब, इसमें हमने अगले 100 साल रीमा आपका पॉइंट आ गया। अगले 100 साल भी रोना। मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ठीक है भट्टी साहब, प्लीज जी, हम ये बात कर प्लीज एक मिनट जी। पैनलिस्ट प्लीज। मजहर अब्बास साहब, कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पाकिस्तान में 74 साल की डेमोक्रेसी की सालगिरह मनाई गई है। कम्युनिस्ट पार्टी में जो चेंजेस आई हैं, जो रिफॉर्म्स आई हैं, आज ये वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो 100 साल पहले थी।
आज चेयरमैन माऊ का निज़ाम नहीं है यहाँ बिल्कुल दूसरा रिफॉर्म्स है। तो रिफॉर्म्स आती हैं एक सिस्टम के अंदर, आप तो सिस्टम ही नहीं चलने देते। 1947 से ले लें आपने, ये मुल्क जमहूरी जद्दोजहद से बना। इस मुल्क में जमहूरियत बुनियाद है। आपने इस मुल्क में जमहूरियत का पौधा लगने ही नहीं दिया। आप क्या बात कह रहे हैं कि जी बुनियादी हुकूक। आप पहले एक सिस्टम तो बनाएं। 74 साल में आपके यहाँ कितने सिस्टम आए? मार्शल लॉ आया, सदारती निज़ाम आया, गैर जमाती जमहूरियत आई। और भाई खुदा के लिए कोई एक सिस्टम तो बनाओ। 100 साल इमरान खान कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, आज ये वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। कौन बनाएगा आप मुझे बताएं। 1947 में कौन लोग थे? 1948 में कौन लोग थे? 1949 में कौन लोग थे? 2500 लोग डिस्क्वालीफाई किए, लोगों को सजाएं दी, मेजॉरिटी अक्सरियत को आपने हुकूमत नहीं करने दी, वो अलग हो गए। आप खामा कहीं हर चीज, कभी आपने मार्शल लॉ के जमाने में मार्शल लॉ के खिलाफ लिखा है? कभी मार्शल लॉ के खिलाफ लिखा है आपने? कभी आमरीयत के खिलाफ बोले हैं आप? कभी आमरीयत के खिलाफ लिखा है आपने? आपको जमहूरियत में भी जमहूरियत बुरी लगती है, आमरीयत में भी जमहूरियत बुरी लगती है। कुछ लोगों को जमहूरियत फोबिया हो गया है, कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है जमहूरियत से। बता दें आपने किया। ओ भाई आप चलने तो दो। नवाज शरीफ को मैं लेकर आया था, शरीफ फैमिली को मैं लाया हूँ पॉलिटिक्स में, चौधरी को मैं लाया हूँ पॉलिटिक्स में। कौन लेकर आया? कोई जमहूरियत इनको लाया कौन है? उनका नाम नहीं ले सकते आप, उनके बारे में उनको तनकीद नहीं कर सकते। क्या गलत, क्या जमहूरियत रहने कब दिया आपने? जमहूरियत की बहुत भाई जमहूरियत आने कब दिया आपने? कोई जमहूरियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इसको बदनाम ना इस मुल्क में आने कब दिया आपने जमहूरियत? कम्युनिस्ट ले आए कम्युनिज्म। बरतानिया में जमहूरियत है, अमेरिका में जमहूरियत है। पहले वज़ीर आज़म क्लियर हो, पहले प्राइम मिनिस्टर क्लियर हो अपने ज़हन में, वो सिस्टम कौन सा चाहते हैं इस मुल्क में। नहीं बदनाम ओ भाई अपने वज़ीर आज़म से क्या पहले क्लियरिटी लाए, कौन सा सिस्टम चाहते हैं? कभी आप कम्युनिस्ट निज़ाम को अच्छा कहने लगते हैं। बदनाम कर। ठीक है जी, हम साइन आउट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया है।